हेलो स्टूडेंट्स। आज तो न्यूज़ देखने के बाद ये पता भी चला है कि हमारे नीट और जेई के एग्जाम डेट्स भी आ गए हैं। नीट का तो 26 जुलाई है, जेई का आई थिंक उसी के आसपास है। तो बेटा, जब डेट आ गया एग्जाम का तो आपका प्रिपरेशन भी बिल्कुल भयंकर तरीके से होना चाहिए। उसी ऑर्डर में मैंने भी थोड़ा रफ्तार तेज करने की प्लानिंग की है। लॉकडाउन में थोड़ा हम लोग सिलेबस को अब थोड़ा स्पीड से ले चलेंगे और इनऑर्गेनिक हिस्से को सबसे पहले खत्म करेंगे। उसके बाद बाकी ऑर्गेनिक और फिजिकल के भी जो हिस्से हैं उनको कवर किया जाएगा। इनऑर्गेनिक को इसलिए पहले कवर करेंगे क्योंकि जो मेरा अनुभव है वो पूरे भारत में अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही एक ऐसा पार्ट है जो बच्चों को सही वे में डिलीवर नहीं किया जा सकता। कहीं अगर देखा जाए किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को लगातार ये एक भ्रांति फैलाई गई रहती है कि इसको हमको अल्टीमेटली याद रखना है। हाँ, याद रखना है, लेकिन याद रखने का एक मैनर्ड तरीका है, एक सिस्टमैटिक वे है बेटा। आइए तो उसी ऑर्डर में हम लोग आज आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं एक बेहतरीन से टॉपिक को जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने सुना तो खूब होगा और मैं बता दूं कि क्या सुना होगा। आपने सुना होगा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस। यही सुना होगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, क्या कि कैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करके फिर हम ये जानेंगे कि इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कि घटता है, तो आप फट से जवाब दे दोगे कि बढ़ता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना बढ़ता है तो शायद आप जवाब नहीं दे पाओगे। चाहे तो आप अपने आप से पूछ के देख लीजिए। तो इस तरह के सवालों को कैसे तोड़ा जाए कि लेफ्ट टू राइट जाने पे कितना बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ता है कि घटता है कि कांस्टेंट रहता है, बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, घटता है तो क्यों घटता है, कांस्टेंट रहता है तो क्यों कांस्टेंट रहता है। इन सब बातों पे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बेटा, सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है ये हम जान लेंगे। अगर हम किसी एटम के बारे में डिस्कस करते हैं तो एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। मान लीजिए कि आप सोडियम एटम को डिस्कस कर रहे हैं तो सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, और बाकी इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो 10 इलेक्ट्रॉन अंदर होते होंगे। अब अगर हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर मान लें और 10 इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल में प्रेजेंट रहते हैं, कैसे मैं और डिटेल में डिस्कस कर देता हूं। अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां जरा देखिए कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जस्ट उसके एक अंदर वाले सेल को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, सबसे बाहर वाले को बोलते हैं अल्टीमेट सेल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, अल्टीमेट सेल। और उससे अंदर वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। और उससे भी अंदर वाले को प्री पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है काफी इंपॉर्टेंट है, एंटी पेनल्टीमेट सेल। या ध्यान रखिएगा, सबसे बाहर वाले सेल को बोलते हैं अल्टीमेट सेल, उसके ठीक अंदर वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, और उसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं, प्री पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट सेल। अगर यहां मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो अल्टीमेट सेल में है उसको पेनल्टीमेट सेल के और प्री पेनल्टीमेट सेल के 6 + 2 8 और इसके 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो जरा देखना, अगर इस न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर इनर सेल कौन कौन, प्री पेनल्टीमेट और पेनल्टीमेट, इनकी बात करें तो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट ही नहीं किया जा रहा है, साथ साथ इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा रिपेल भी किया जा रहा है। इसलिए न्यूक्लियस का जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा, उससे क्या हो जाएगा, कुछ
कम हो जाएगा। ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ रहा होगा कि जितना इसे अट्रैक्ट करना था उतना नहीं करेगा, उससे कुछ कम करेगा। तो जरा देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि रिड्यूस्ड अट्रैक्शन या reduced charge of nucleus which is felt by the outermost electron is called effective nuclear charge। जरा देख लीजिएगा मैंने क्या डेफिनेशन बोला, बहुत सेलेक्टिव लैंग्वेज है ये, ध्यान से सुनिएगा। reduced nuclear charge felt by the outermost electron is called effective nuclear charge। क्योंकि जितना महसूस करना था इसको उतना अट्रैक्शन महसूस नहीं करेगा, कुछ घट के करेगा। क्यों घट के करेगा? क्योंकि ये अंदर के इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। यहीं से मैंने सबसे पहले डेफिनेशन क्रिएट किया, रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा आप इतनी बात समझ गए होंगे कि आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन को सिर्फ न्यूक्लियस अट्रैक्ट ही नहीं करता है बल्कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल भी करते हैं, जिसकी वजह से इस पे लगने वाला अट्रैक्शन कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम हो गया, इस बात को हम जब बहुत ध्यान से लाइन सुनना, इस बात को हम चार्ज के टर्म में बोलेंगे। किसके टर्म में बोलेंगे? चार्ज के टर्म में बोलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो फाइनली क्या है, कांस्टेंट है। तो किसके टर्म में बोलेंगे? चार्ज के टर्म में बोलेंगे। फोर्स घट गया, अगर मैं बोल दूं चार्ज घट गया तो उसमें अंडरस्टूड है कि फोर्स घट गया। अगर मैं बोल दूं चार्ज घट गया तो उसमें अंडरस्टूड है कि फोर्स घट गया। जरा देखना कि घटे हुए चार्ज को बताने का ये तरीका है कौन सा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। घटे हुए फोर्स को बताने का तरीका है कौन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जरा देखिएगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। देखिए जरा ध्यान से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करना बहुत टफ काम है। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को बोला जाता है कभी कभी शील्डिंग इफेक्ट। क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट? नाम सुन के पता लग जाएगा। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला, दिमाग में इसको एक बार रिकॉल करिएगा। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से कौन बचाता है? इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन। यही घटना क्या कहलाती है? शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि रिपल्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन which decreases attraction on outermost electron is called, बहुत इंपॉर्टेंट है, is called shielding effect या screening effect। बहुत गौर से सुन लीजिएगा, क्या कह रहा है कि जिसकी रिपल्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, यानी अंदर के इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन किस पे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, जिसकी बिकॉज ऑफ विच इस पे लगने वाला अट्रैक्शन जो घट जाता है, ये ही इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन ही इस पे क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। जरा देख लीजिए, रिपल्शन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन which decreases attraction on outermost electron is called स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको बेटा डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब आइए आपको मजा दिलाते हैं कि कैसे हम सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये होता क्या है, जरा देख लीजिएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली Z स्टार से डिनोट किया जाता है और ये होता है Z माइनस सिग्मा, जहां पर Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है? शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या है ये? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट को अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने आप निकल के आ जाएगा। तो अब हमारा अगला टास्क जो है वो है कि कैसे हम शील्डिंग कांस्टेंट या हम कैसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालेंगे। शील्डिंग कांस्टेंट या
शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी। वो बातें क्या हैं जरा देखिए कि इफ इलेक्ट्रॉन इज इन s और p सबशेल, अगर इलेक्ट्रॉन s या p सबशेल में है तो जरा देखिएगा सिग्मा n होता है 0.35, सिग्मा n माइनस 1 होता है 0.85 एंड अदर्स सिग्मा n माइनस 2, सिग्मा n माइनस 3 एंड सो ऑन, ये सब कितना हो जाता है 1। अब जरा देख लीजिएगा सिग्मा है शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये 0.3 पर इलेक्ट्रॉन है, ये अभी आगे आपको कैलकुलेशन में समझ में आएगा। पर इलेक्ट्रॉन ये है जितनी वैल्यू दी गई है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो 0.35, अगर उसके अंदर वाले में है तो 0.85 और उसके भी अंदर है सबके लिए कितना हो जाएगा 1। अगर इलेक्ट्रॉन S या P में ना जाकर के D में जाता है या F में जाता है तो सिग्मा D जो होता है वो होता है 0.35 एंड अदर देन D सबके लिए सिग्मा कितना कंसीडर किया जाता है 1। अब जरा देखिए कि इस बातों का क्या मतलब है। एक बात और भी लिख दीजिए, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बेटा ये बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको थोड़ा समझोगे आप तो मजा आएगा क्योंकि किसी को आता नहीं है। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो सिग्मा है n वो होता है 0.30। अब जरा देखो, जैसे कि अगर आपसे कोई कहता है कि आप आयरन में जिसका एटॉमिक नंबर है 27, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे आप बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d6। यहां आप हमेशा जिस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे उसको अलग कर लीजिएगा और उसका नाम होता है टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जिसपे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हैं, उसे बोला जाता है क्या, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कि बाहर के शेल में जो कि चौथा शेल है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पे तो हम निकाल रहे हैं जो कि सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ कि सेम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे। तो चौथे सेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो उस एक को रिपेल कर रहा होगा। अब जरा देखिए कि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, s में है, s में है तो जरा देखिए कि सिग्मा n यानी उसी सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना हो जाएगा 0.35 प्लस n-1 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा देख लीजिए 6 6 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन है 14 इंटू, अब जरा देख लीजिएगा सिग्मा n-1 कितना है बेटा 0.85 है प्लस उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 और 2 और 2 4 10, इन सारों के लिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, ये कोई हल्की चीज नहीं है। ये हो गया सिग्मा की वैल्यू किसके लिए, आयरन के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना शील्डिंग इफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.35 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 11.9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 10, यानी सिग्मा हमारा आ गया 21.9 प्लस 0.35, इसको हमने ऐड कर दिया तो 9 और 3 कितना हो जाएगा लगभग 12 और ये 2 यानी 22.25 आ गया। बट रिमेंबर वी आर इंटरेस्टेड फॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नॉट फॉर शील्डिंग इफेक्ट। तो Z स्टार हमें पता करना है, Z स्टार कितना हो जाएगा Z माइनस सिग्मा हो जाएगा। आयरन का Z कितना है 26 और सिग्मा कितना आ गया लास्ट इलेक्ट्रॉन पे 22.25 आ गया। यहां से आप जरा देखो 0.75 कर दिया तो 23 हो गया और 3 और कर दिया तो 26 हो गया, यानी कि आयरन के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.35 हो जाएगी। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.35 हो जाएगी। सरकार अगर 0.35 हो जाएगी तो मैं आपको कुछ चीजें और अच्छे से दिखाता हूं।
जरा एक एक करके बातों को देखते और समझते जाइए। जैसे हमने आयरन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो Z स्टार पाया वो कितना पाया, 3.75 के अराउंड था, ठीक है। अब जरा आप देखिए, अगर कोई कहे कि मान लो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर से करता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d6। अगर कोई कहे कि आयरन के 3d में प्रेजेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या निकालो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या निकालो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक बात तो तुम ध्यान से समझ लेना कि अगर ये है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस है, अगर ये मान लो ये है 4s के इलेक्ट्रॉन्स, इसके नहीं, ये मान लो 4s के, तो 4s के इलेक्ट्रॉन कभी भी 3d को शील्ड नहीं करेंगे। याद रख लेना ये बात, मैं क्या बोल रहा हूं। जो भी आउटर शेल होंगे वो इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस से कभी शील्ड नहीं करेंगे, इसलिए उनके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बात को ध्यान से समझ लो बेटा। शील्ड करने के लिए इसे ये दोनों, इन दोनों को न्यूक्लियस से शील्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इन पे किधर फोर्स लगाएंगे, बाहर की तरफ। लेकिन ये दोनों इन दोनों को न्यूक्लियस से शील्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये किधर फोर्स लगा देंगे, अट्रैक्शन लगा, मतलब रिपल्शन कर देंगे, यानी न्यूक्लियस की तरफ भगा देंगे इन इलेक्ट्रॉनों को। ध्यान से सुन लेना, अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को शील्ड कर सकता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉनों को शील्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसका सिग्मा क्या हो जाएगा, 0। अब मजे लीजिए, हमेशा जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप टेस्ट इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करिएगा। मान लिया कि मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या सेलेक्ट कर लिया, टेस्ट इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लिया। अब जरा देख लो, यहां आपको ये चीजें बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन DIF में है तो जो D के इलेक्ट्रॉन है उनके लिए सिग्मा D कितना हो जाएगा, 0.35। अब बताओ, एक तो तुम्हारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें, इसमें बचे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 × 0.35 प्लस सिग्मा अदर देन D कितना है, 1। तो कितने बचे देखो, 6 6 12 और 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन बचे। इन सब के लिए कितना हो जाएगा, 1। ये हमारे लिए क्या आ गया, जो 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा आ गया। इसको सॉल्व करोगे ये 18 हो जाएगा, और ये 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 हो जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट, यानी कि कितना हो जाएगा, 19.75। देखो ये हमारा आया शील्डिंग कांस्टेंट, बट वी आर इंटरेस्टेड फॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हिच इज Z माइनस सिग्मा। Z इज 26 माइनस सिग्मा कितना आ गया, 19.75। इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो ये 0.25 हो गया, तो 20 हो गया, 6.25 हो गया। अब जरा देखना कि यहां से एक बड़ी भयंकर बात पता लग रही है, जो आपको समझने में भी चीजों को आसानी होगा। क्या कि बेटा, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ यानी न्यूक्लियस के पास, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, ये भी देखो। और जब इफेक्ट देखो, बाहर वाले के लिए कितना था, 3.75, उसके अंदर आ गया कितना हो गया, 6.25 हो गया। यानी जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इसलिए अंदर के इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी क्या होता है, रिलेटिव टू बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन को मैं तो सॉल्व ही कर डालूंगा, जिसको कहो उसको। चलो कॉपर का ले लेते हैं, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर देते हैं। मान लिया कि हमें कॉपर दिया हुआ है, और कॉपर के लिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s1 3d10। ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक पूरा अलग से लेक्चर पढ़ चुका है, उसको पूरा अच्छे से देखिए। जब उसको अच्छे से देखेंगे तो पूरी केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये मैंने कैसे कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा देखो, अगर कोई कहता है कि कॉपर के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता करो, तो देखो जिसको तुम्हें पता करना रहता है उसे तुम क्या एज्यूम करते हो, उसे तुम टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानते हो नहीं मानते हो। तो बताओ कि चौथे सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको तुमने क्या एज्यूम कर लिया, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या उसके चौथे सेल का कोई और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगा रहा है क्या? मेरे नजर में तो कोई और रिपल्शन
नहीं लगा रहा है, यानी कि चौथे सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको रिपेल करे, ठीक है। तो n-1 पे जाओ। अब इलेक्ट्रॉन किसमें है? s में। देख लो यहां लिखा हुआ है इफ इलेक्ट्रॉन इज इन s और p सबसेल देन सिग्मा n 0.35। तो सिग्मा n तो कोई है ही नहीं, यानी उस सेल में तो कोई है ही नहीं जो उसे रिपेल कर सके। लेकिन उसके ठीक एक अंदर वाले में है, कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? मुझे तो 18 दिख रहे हैं। 18 into 0.85 हो जाएगा, 18 into 0.85 हो जाएगा, प्लस बाकी सबका कितना हो जाएगा भाई? सिग्मा n इतना था, n-1 इतना था, बाकी अदर्स का कितना है? 1। तो अदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 और 4 10 into 1 हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या मिल गया आपको? सिग्मा मिल जाएगा। सिग्मा मिल जाएगा 10 प्लस यहां आपने क्या कर दिया? 85.85 into 180, तो 40 और 8 64, 64 4 कितना हो जाएगा? 68 और 15 और 8 ये 0 8 5 13 और 8 2 10 10 4 14, ये कितना हो जाएगा बेटा? 14.30 आ जाएगा। दिस वन इज द 14.30। नाउ द फाइनल वैल्यू इज 24.30। अगेन I am hitting you that we are not interested to calculate only shielding constant, we are keenly interested to calculate the effective nuclear charge। तो Z star is equals to Z minus sigma। Z की वैल्यू कितनी है? 29। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 24.30 है। यहां से आप जब देखोगे तो 0.70 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 25। रिमेनिंग कितना बचा? 4.70। यानी कि कॉपर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है? 4.70। बेटा आपने खूब पढ़ाई की होगी लेकिन आज तक कभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू शायद मेरे हिसाब से तो नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो बहुत ही अल्पतम, बहुत ही माइन्यूट तरीके से चीजों को देखा होगा। आप यहाँ एक्सप्लोर करिए और अच्छे से चीजों को जानिए। इस तरह से मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में अगर कोई चाहे तो मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल के दे सकता हूं। मैंने इन दोनों का तो एप्लीकेशन बताया, इसका नहीं बताया। इसका देख लो, ये सिर्फ एक जगह एप्लीकेबल है, हीलियम के लिए। यहां लिखो, लिखा है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसमें क्या लिखा होना चाहिए? फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। 1s2 में एक इलेक्ट्रॉन को तुमने टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा और उसका कितना होता है? 0.30। तो सिग्मा की वैल्यू हीलियम में कितना हो गया? 0.30। और अगर हीलियम में कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मांगे तो Z माइनस सिग्मा हो जाएगा। हीलियम का Z होता है 2 माइनस सिग्मा 0.30, तो कितना हो जाएगा? 1.7 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों को अगर आप समझेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। कैसे, ये मैं अब बताता हूं। तुमको किताबों में बताया जाता है या क्लासरूम में तुम्हें पढ़ाया जाता है कि when we move from top to bottom या when we move from top to bottom size increases and when we move from left to right size डिक्रीजेस। यहां तो जब साइज डिक्रीज हो जाता है तो आपको क्लासरूम में लोग बोलते हैं रीजन, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। टॉप टू बॉटम जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में टीचर आपसे कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन आपके मन में यह सवाल पैदा होना चाहिए कि बढ़ता है कि घटता है कि कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद यह भी क्वेश्चन पैदा होना चाहिए कि बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, घटता है तो कितना घटता है, और कांस्टेंट रहता है तो कितने से कांस्टेंट रहता है। इन तीनों बातों को मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं उठा लेता हूं, चलो टॉप टू बॉटम वाले को ही उठा लेता हूं। तो जान लो कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कांस्टेंट। ये मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली बच्चों को लगता है साइज बढ़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये मैं आपको प्रमाणित कर देता हूं, प्रूफ कर देता हूं। अगर मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को कंसीडर कर दूं तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि लिथियम के लिए
जो Z स्टार आया था आपका वो 1.70 आया था, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके दिखाया था। इसके लिए जरा देख लो 1s2 2s2 2p6 3s1, अगर आपको इस पे निकालना है तो सबसे पहले आप सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा कितना हो जाएगा, ये आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, अंदर कितने हैं बेटे 8 इंटू क्या लिख दोगे 0.85 प्लस उसके अंदर कितने हैं 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, यहां से इतना 8 5 4 8 5 64 4 68, यानी कि 6.80 प्लस 2 यानी कि 8.8 आ गया। ये हमारा सिग्मा आया है। तो हमारा जो Z होगा इसके लिए जरा देखो कितना हो जाएगा, Z इक्वल्स टू Z स्टार माइनस सिग्मा, जो कि कितना हो जाएगा Z स्टार इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा 11 माइनस सिग्मा कितना आ गया 8.8, तो ये 0.2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 2.20। इसके लिए जो Z स्टार आएगा वो 2.20 आएगा। बेटा इसके लिए भी जाके पता कर लेना, पता करना कैसे है, कोई उसके लिए पहाड़ा तो पढ़ना नहीं है, ये भी 2.20 आएगा। इसमें भी आउटर मोस्ट शेल के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा 2.20 आएगा, इसके लिए भी 2.20 आएगा। कुछ मैं प्रूफ कर देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर ने डायरेक्ट लिख दिया, बताया नहीं, बातें लंबी लंबी की लेकिन प्रूफ नहीं की। चलो मैं प्रूफ कर देता हूं, 1 2 4 प्रूफ ही कर देता हूं, इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे अगर बात करें, चलो पोटेशियम का उठा लेता हूं, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद कितना हो जाएगा 2 2 4 6 4 10 12 6 18, 3d में नहीं जाएगा 4s1। अब हमको निकालना है इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हमारा हो गया टेस्ट इलेक्ट्रॉन। सेम सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो उस पे रिपेल कर सके, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है S में, यानी वो पहला वाला केस लिखा जाएगा जो मैंने मिटा दिया है। कैसे होगा जरा आप ध्यान से एक एक चीज को देखें। बेटा इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 इंटू 0.85 हो जाएगा, प्लस बाकी सब कितने हैं 10 इंटू 1 हो जाएगा, 10 हो गया, ये 8 इंटू 0.85 ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर रखा है, इट इज नथिंग बट 6.80, तो यहां से कितना हो गया 10 6 16 16.80। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट ओनली सिग्मा, वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट Z स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस सिग्मा। Z कितना था 19 माइनस 16.80 कितना आ गया 2.20। सरकार अब मैंने लिथियम सोडियम और पोटेशियम का प्रूव कर दिया, ये कैलकुलेशन बार बार मैथमेटिकली गुणा भाग और एडिशन करना पड़ेगा। तो जब आप पूरा करके देखोगे तो सबका, जैसे सोडियम का 2.20 आया, पोटेशियम का 2.20 आया, वैसे ही रुबिडियम का भी 2.20 आएगा, वैसे ही सीजियम का 2.20 आएगा, वैसे ही फ्रेंशियम का 2.20 आएगा। तो जरा देखो कि जब हम लिथियम से सोडियम पे गए तब तो ये बदला, क्योंकि लिथियम का था 1.70 और बाकी सोडियम का था 2.20, लेकिन उसके बाद क्या है ये कांस्टेंट है। मींस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कांस्टेंट। कब? आफ्टर पीरियड नंबर 2, यानी कि लिथियम के बाद से ये क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। और कांस्टेंट में वो वैल्यू कितनी होती है, ग्रुप 1 के लिए 2.20 होती है, बाकियों के लिए बदलेगी तो कोई बहुत बड़ी बात ऐसी तो नहीं है कि जो आप कैलकुलेट ना कर सकें, और सबका कैलकुलेट भी नहीं करना है। जैसे मान लो आपको ग्रुप 2 में पूछता है तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसका इससे इस पे जाओगे तो बदलेगा, इसमें निकाल दो, बाकी सबका वही रहेगा जो इसके लिए रहेगा। जैसे सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 2.20 था, बाकी सबके लिए 2.20 था, तो वैसे मैग्नीशियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन दिया है वही बाकी सबके लिए रहेगा। यानी बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार कैलकुलेट करना है। इतनी बातों में मैंने आपको यह सिखा दिया कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर पीरियड नंबर 2 क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। 2 से 3 पे जाने में वेरी करता है, लेकिन 3 के बाद पूर्णतः जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कांस्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट बातों में से एक है ये। आगे जब हम चलेंगे
तो जरा देखिएगा, अगला बात है कि व्हाट अबाउट लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम जानते हैं कि साइज घटता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, पूरी दुनिया जानती है। बट मैं क्या जानना चाहता हूं उस पर जरा गौर करो। मैं जानना चाहता हूं बढ़ता है तो कितने से बढ़ता है। सिर्फ बढ़ता है इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं सिर्फ इतने से कि बढ़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने से बढ़ता है। तो चलो जरा देख लेते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इतने को ले लेता हूं। लिथियम की बात करूं अगर, तो हमने देखा है 1.70 आता था। चलो बेरिलियम से फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2, और ये क्या हो जाएगा 2s2। एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे सेम सेल का एक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाना है, यानी 1 into 1 into 0.35। फिर उसके एक अंदर के इलेक्ट्रॉन, अंदर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 into 0.85, तो कितना हो जाएगा, तो बन जाता है 16 1 17, यानी 1.70 प्लस 0.35, 5 7 3 10, 2.05, 2.05, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड वी आर इंटरेस्टेड फॉर z स्टार। z स्टार कितना हो जाएगा, z माइनस सिग्मा, z कितना है 4 माइनस 2.05, 2.05 करने पे ये पता लगा कि 0.95 कर दूंगा तो 3 हो जाएगा, ये 1.95 आ गया, 1.95 आ गया। अब जरा देखो तो इनके बीच में फर्दर जब हम बोरॉन का निकालेंगे, बेरिलियम का 1.95 आ गया, करेक्ट है। जब हम बोरॉन का निकालेंगे तो बोरॉन का जो बेटा एटॉमिक नंबर है वो 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब s या p में जाता है तो केस 1 का यूज करते हो आप। ये हमारा हो गया टेस्ट इलेक्ट्रॉन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस पे सेम सेल के कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, दूसरे सेल में जगह देखो 2s2p दूसरे सेल में है, तो सेम सेल के 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, यानी 2 into 0.35, और एक अंदर सेल के कितने हैं 2, यानी 2 into 0.85। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 0.70 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो बच जाता है 16 1 17, यानी कि 1.70। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 7 7 14, ये 2.40 आ जाएगा। ये कितना, ये क्या आया आपके पास, सिग्मा आया, किस पे, बोरॉन के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे। तो इसी तरह से जब z स्टार निकालोगे, z माइनस सिग्मा 5 माइनस 2.40, तो ये कितना हो जाएगा 0.60 लिख दोगे तो 3 हो गया, यानी कि 2.60 हो गया। 2 पॉइंट यानी बोरॉन के लिए जो आ जाएगा 2.60 आएगा। अब आगे मैं कैलकुलेशन करने के बजाय आपको एक बहुत बारीक सी चीज ऑब्जर्व करा देता हूं, वहीं से हमारा काम बन जाएगा। जरा देखो, चलो एक और कैलकुलेट कर देता जिससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कार्बन को जब ले लोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। अब इसमें एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करोगे, मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या सेलेक्ट कर लिया, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो सेम सेल में 4 पे एक को टेस्ट इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर लिया, 3 बचे, तो 3 into 0.35 प्लस 2 into 0.85 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा की वैल्यू। पीछे आपने देखा कि ये सॉल्व करने पे 1.70 आया था, 3 बजे 15 3 त्रिक 9 1 10, यानी 1.05 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 और 7 और 2.75 आ जाएगा। अगेन जब z स्टार निकालोगे, z माइनस सिग्मा करोगे तो 6 माइनस 2.75, तो 0.25 कर दोगे तो 3.25 आ जाएगा। यहां जब लिखोगे तो इसका कितना आ गया 3.25। अब फर्दर कैलकुलेट नहीं करूंगा, अब लगाऊंगा दिमाग। कैसे, जरा देखो। अगर मैं लिथियम वाली वैल्यू को छोड़ दूं और यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करूं तो इनके बीच डिफरेंस जरा निकालो। जब डिफरेंस निकालोगे 2.60 माइनस 1.95 करोगे तो 5 आया, यहां 15 था तो ये कितना आ गया 6 आ गया, और यहां कितना आ जाएगा 0। इनके बीच डिफरेंस निकालोगे 3.25 माइनस 2.60, तो 2.60 जब निकालोगे तो ये कितना आ गया 5, और यहां पे जब तुम 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 0। बुद्धिमान बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया वो घर बैठे मस्त पोगो चला के देखें।
क्या समझ में आया कि यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो भी 0.65 का बढ़ा, यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो भी 0.6 का 5 बढ़ा। अब आगे शिफ्ट होते जाना 0.65 बढ़ता जाएगा, 0.65 से बढ़ता जाएगा, यानी कि जब तुम इसका निकालोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो 5 5 10 और 6 2 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा 3.90। फर्दर बढ़ोगे तो फिर 0.65 से बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 5 और 9 6 15, और ये कितना हो जाएगा 4.55। आगे जाओगे तो फिर 0.65 से बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 6 5 11 1 12, और ये क्या हो जाएगा 5.20। यानी कि आज तुमने ये जाना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये तो तुम सदियों से सुनते आ रहे थे। आज जीवन में पहली बार तुमने जाना कि कितने से बढ़ता है, कितने से बढ़ता है 0.65 से बढ़ता है। अब जरा देखो कि कैसे वो आपको उलझा देगा, आपको बहुत आसानी से उलझा सकता है। वो आपको दे देगा, कहीं भी उठा के दे देगा। मान लीजिए कि आपको कहता है कि ऐसे कोई दे देगा कि बेरिलियम बोरॉन या कार्बन, कार्बन का मान लो एक जनरल वैल्यू दे दिया, इसका बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है x, और तुमसे फ्लोरीन का पूछ लिया कि फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताओ। ऐसा क्वेश्चन जेई और नीट दोनों में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है x, तो फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, आपको बिल्कुल चक्कर आ जाएगा। तो देख लो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कार्बन का जो भी कुछ होगा उसमें 0.65 ऐड करते जाना है, x 0.65 x प्लस 2 इंटू 0.65, और इसमें कितना हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 0.65, 3 बार ऐड करना पड़ेगा। यानी कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 0.65, यानी कि x 3 बजे 15 3 6 18 1 19, यानी x प्लस 1.95, ये हो जाएगा आंसर। बेटा ये पूरा का पूरा आर्टिकल अपने में बहुत टेक्निकल, ट्रिकी, टफ, कुछ भी कह सकते हो है। मैंने अपना पूरा दम लगा के आपको पढ़ाया, समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो और अच्छी बात है। लास्ट के 2-4 बातों पे थोड़ा होल्ड कर लीजिएगा। क्या कि टॉप टू बॉटम जाने पे आफ्टर पीरियड नंबर 2 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, कितने से बढ़ता है 0.65 से। और कैलकुलेशन कैसे मैंने किया इसको थोड़ा देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एक बार ये आप अच्छे से करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।